पास डेरियस फोरू की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, थिंक स्ट्रेट। इसकी टैगलाइन ही मतलब सब कुछ कह देती है, अपने विचार बदलें, अपना जीवन बदलें। हाँ, और ये सुनने में शायद बहुत आम सी बात लगे। हम अक्सर ऐसी बातें सुनते हैं, लेकिन इस किताब में कुछ बहुत गहरा है। क्या है वो? ये उस उलझन से बाहर निकलने का एक व्यवहारिक रास्ता दिखाने का वादा करती है, जो हम सब कभी न कभी अपने दिमाग में महसूस करते हैं। बिल्कुल, किताब की शुरुआत ही एक बहुत मजबूत तस्वीर से होती है। हाँ, लेखक अपने दिमाग की हालत को काले उलझे हुए धागों के एक बड़े से गोले जैसा बताते हैं। एक ऐसा गोला जिसमें कोई सिरा नहीं मिलता, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, बस एक अंतहीन उलझन। मुझे लगता है ये तस्वीर हम में से कई लोगों को बहुत जानी पहचानी लगेगी। तो आज हमारी चर्चा का मकसद इसी उलझे हुए गोले को सुलझाना है। हाँ, इसे सुलझाकर एक सीधी साफ सोच की रेखा तक पहुंचने के तरीकों को समझना है। तो चलिए सबसे पहले उस उलझन में ही चलते हैं। ये मानसिक शोर, ये जो अराजकता है, ये आती कहाँ से है? किताब में लेखक का एक निजी अनुभव है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, वो बताते हैं कि एक बार वो लंदन में थे और जिस अपार्टमेंट को वो खरीदने वाले थे, उसकी डील आखिरी मिनट पर टूट गई। ओहो। और अचानक वो अपने परिवार के साथ मतलब एक तरह से सड़क पर आ गए। उस पल में तो दिमाग का वही काले धागे वाला गोला बन गया होगा। बिल्कुल, वो खुद को कोसने लगे, भविष्य को लेकर डरने लगे और मतलब हर तरह के बुरे ख्याल उनके मन में आने लगे। उनकी सोच पूरी तरह से नकारात्मक हो गई थी। हाँ, और ये बहुत स्वाभाविक भी लगता है ना? बिल्कुल, ऐसी स्थिति में कोई भी घबरा जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद क्या हुआ। सही कहा, दिलचस्प बात यही है। बाद में जब वो इस घटना के बारे में सोचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी वो सारी चिंता, वो तनाव, वो बेचैनी भरे विचार सब बेकार थे। सब बेकार थे, उनका कोई सायगा नहीं हुआ। अगले ही दिन जब उन्होंने थोड़ा शांत होकर सोचा तो उन्हें एक दूसरी जगह मिल गई और समस्या सुलझ गई। ये कहानी इस बात पर रोशनी डालती है कि हम असल समस्या से नहीं, बल्कि उस समस्या के बारे में अपने विचारों से ज्यादा परेशान होते हैं। बिल्कुल, समस्या उतनी बड़ी नहीं थी जितना उनके दिमाग ने सोच सोचकर उसे बना दिया था। हम छोटी छोटी चीजों पर इतना ज्यादा सोचकर एक मानसिक तूफान खड़ा कर देते हैं। तो अगर ये उलझन हमारी अपनी बनाई हुई है, तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? किताब हमें व्यावहारिकता यानी प्रैग्मैटिज्म के दर्शन की ओर ले जाती है। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है 19वीं सदी के एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विलियम जेम्स की कहानी से। जेम्स अपनी जिंदगी के एक दौर में गहरी उदासी से गुजर रहे थे, जिसे हम आज डिप्रेशन कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें लगता था कि सब कुछ पहले से तय है और उनका अपनी स्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं है। वो लगभग हिम्मत हार चुके थे और फिर उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया, सिर्फ एक निबंध पढ़ने से। सही कहा, उन्होंने फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ल्स रेनोवियर का एक निबंध पढ़ा जिसमें आजाद इच्छा शक्ति यानी फ्री विल की बात की गई थी। उस निबंध को पढ़कर जेम्स को एक जैसे बिजली का झटका लगता है वैसा एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? उन्हें समझ आया कि बाहरी हालात भले ही उनके बस में ना हो, लेकिन एक चीज है जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है, और वो है उनके अपने विचार। बिल्कुल, वो ये चुन सकते हैं कि किस विचार पर ध्यान देना है और किसे जाने देना है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने विचारों के मालिक खुद हैं। किताब में रैल्फ वॉल्टो एमर्सन का एक बहुत मशहूर कथन भी है, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप दिन भर सोचते हैं। सही बात है, और यही प्रैग्मैटिज्म यानी व्यावहारिकता का सार है। ये कोई बहुत पुराना या मुश्किल दर्शन नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है विचार उपयोगी होने चाहिए। अच्छा, सोच अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक औजार है। अगर आपका कोई विचार आपको कोई काम करने, कोई समाधान निकालने या बेहतर महसूस करने में मदद नहीं करता, तो वो सिर्फ दिमागी शोर है। हाँ, और कुछ नहीं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? दिमाग में तो हर तरह के विचार आते रहते हैं, काम के भी, बेकार के भी। हम इन्हें फिल्टर कैसे करें? किताब में दिमाग को एक मांसपेशी, एक मसल की तरह बताया गया है, जिसे मजबूत बनाने के लिए लगातार ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो इसकी ट्रेनिंग के कुछ तरीके हैं। क्या है वो तरीके? सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका है ये समझना कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं है। ये स्टोइक दर्शन का एक बहुत पुराना सिद्धांत है, लेकिन आज भी उतना ही सच है। तो किताब इसके बारे में क्या कहती है? किताब के मुताबिक
हमारे जीवन के लगभग 99%। 99% इतना ज्यादा? हाँ, 99%। जैसे दूसरे लोग क्या सोचते हैं, मौसम कैसा है, ट्रैफिक कितना है, ये सब हमारे नियंत्रण से बाहर है। तो फिर हमारे हाथ में क्या है? वो 1%। बिल्कुल। हमें सिर्फ उस 1% पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे हाथ में है। हमारी अपनी इच्छाएं, हमारे काम, हमारे शब्द और हमारे इरादे। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में हमारा दिमाग उन 99% चीजों पर ही क्यों अटक जाता है जो हमारे हाथ में नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। वो क्या है ना कि शायद ये हमारे विकास का हिस्सा है। हजारों साल पहले जिंदा रहने के लिए खतरों पर नजर रखना जरूरी था। दिमाग हमेशा व्हाट इफ मोड में रहता था। और आज की दुनिया में वो आदत मानसिक तनाव की वजह बन गई है। बिल्कुल। जब हम अपना पूरा ध्यान उस 1% पर ले आते हैं जिससे हम नियंत्रित कर सकते हैं, तो बाकी 99% की चिंता अपने आप कम हो जाती है। और इसी ट्रेनिंग का एक और हिस्सा है मान्यताओं और तथ्यों के बीच फर्क करना। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत होता है। कोई उदाहरण दे सकती हैं? मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है। आपकी मान्यता यानी अजम्पशन क्या होगी? शायद वो मुझसे नाराज है, या मैंने कुछ गलत कह दिया। हाँ, यही सब ख्याल आते हैं। ये सिर्फ एक कहानी है जो आपने अपने दिमाग में बना ली है। लेकिन तथ्य यानी फैक्ट क्या है? तथ्य तो सिर्फ इतना है कि मैसेज का जवाब अभी तक नहीं आया है। बस। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक सोच आपको चिंता और बेचैनी में डालती है, जबकि दूसरी आपको शांत रखती है। सही बात है। लेखक यही सलाह देते हैं कि हमें अपनी राय और कल्पनाओं को छोड़कर सिर्फ तथ्यों को देखना चाहिए। हालांकि वो एक और गहरी बात कहते हैं कि तथ्य भी हमेशा पूरी तरह से सच नहीं होते, क्योंकि हम सब असलियत को अपने अपने नजरिए से देखते हैं। अच्छा। इसलिए किसी और को अपना सच मनवाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बेकार है। बस अपने लिए तथ्यों पर टिके रहें। इसी से जुड़ा एक और तरीका है जल्दबाजी में फैसला ना लेना। हाँ, और ये आजकल की इंस्टेंट रिप्लाई वाली संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ जाता है। हमसे उम्मीद की जाती है कि हर सवाल का जवाब तुरंत दे। बिल्कुल। लेकिन किताब कहती है कि सोचने में समय लगता है। किसी भी सवाल पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय यह कहना पूरी तरह से ठीक है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। ये हमें भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने से बचाता है। बिल्कुल। तो हमने नियंत्रण, तथ्य और जल्दबाजी ना करने जैसी तकनीकों की बात की। ये सब बहुत अच्छे औजार हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इन सब का इस्तेमाल करके पहुंचना कहाँ चाहते हैं। मतलब इस सब मेहनत का आखिर इनाम क्या है? इन सभी तकनीकों और सोच के तरीकों का एक ही अंतिम लक्ष्य है। और वो क्या है? आंतरिक शांति, इनर काम। जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा हो, बाहर कितना भी तूफान हो, अपने मन को शांत रखने की क्षमता ही असली मास्टरी है, यानी मास्टरी है। इसे ध्यान या माइंडफुलनेस भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन लेखक इसे बहुत सरल रखते हैं। वो कहते हैं बस कुछ देर बैठें, अपने विचारों को आते जाते देखें, जैसे आप स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेनों को देखते हैं। किसी ट्रेन पर चढ़ना नहीं है, बस उन्हें गुजरने देना है। बिल्कुल। ये दिमाग के लिए एक तरह का डी-क्लटर है, शोर को कम करना ताकि जो जरूरी है वो सुनाई दे सके। लेकिन किताब सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। ये सिर्फ अपने मन को शांत करने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस शांति का इस्तेमाल कहाँ करना है, इस बारे में भी है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण फिर से विलियम जेम्स की कहानी में मिलता है। हाँ, जो किताब के आखिर में आती है। जैसा हमने बात की, जेम्स ने प्रैग्मेटिज्म के दर्शन को लोकप्रिय बनाया। हाँ। वो चाहते तो इसका पूरा श्रेय खुद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस दर्शन की स्थापना का श्रेय अपने पुराने दोस्त चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को दिया। अच्छा। पियर्स एक बहुत प्रतिभाशाली विचारक थे, लेकिन उस समय वो गरीबी और गुमनामी में जी रहे थे। कोई उन्हें नहीं जानता था। और जेम्स के इस एक काम ने उन्हें वो सम्मान दिलाया जिसके वो हकदार थे। हाँ। वाह, ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब अपनी सबसे बड़ी खोज का श्रेय किसी और को दे देना, सिर्फ उसकी मदद करने के लिए। यही किताब का अंतिम और सबसे जरूरी संदेश है। विलियम जेम्स ने कहा था, जीवन का सबसे बड़ा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज पर खर्च करना है जो इसके बाद भी बनी रहे। यानी अपने से परे सोचना। हाँ, जब हम अपनी ऊर्जा और स्पष्ट सोच का इस्तेमाल दूसरों के लिए कुछ सार्थक करने में लगाते हैं, तो जीवन को अपने आप एक मकसद मिल जाता है। आंतरिक शांति स्वार्थ से नहीं बल्कि सेवा से पूरी होती है। बिल्कुल। तो थिंक स्ट्रेट हमें एक यात्रा पर ले जाती है। ये दिमाग की उलझन को पहचानने से शुरू होती है,
फिर हमें प्रैग्मैटिज्म जैसे दर्शन से सोचने का एक नया ढांचा देती है, उसके बाद नियंत्रण और तथ्यों जैसे व्यवहारिक औजार देती है। और अंत में हमें आंतरिक शांति और एक बड़े मकसद तक ले जाती है। इसका सार यही है कि हमारे विचारों की गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करती है। अगर विचार उलझे हुए और बेकार हैं, तो हमारे काम भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर हमारे विचार स्पष्ट, उपयोगी और शांत हैं, तो हमारे काम भी प्रभावी होंगे और जीवन में सुकून होगा। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब में बेकार की सोच को रोकने का सुझाव दिया गया है। जरा सोचिए, एक पूरा दिन ऐसा बिताना कैसा होगा जहां हर एक विचार किसी उपयोगी उद्देश्य के लिए जानबूझकर चुना गया हो। या तो किसी समस्या को हल करने के लिए, या कुछ नया समझने के लिए, या किसी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। उस खामोशी में, उस जानबूझकर चुनी गई सोच में क्या कुछ नया मिल सकता है? इस चर्चा को और भी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नीड अ थिंक के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।